So good morning to all of you and welcome to the ICC Academy. So today is the fifth lecture of Indian economy under monetary policy. In the last lecture we just completed all the function of RBI. So what was the last function? The last function was credit controller. As you saw in the last class, the credit controller is of two types, quantitative method and second one is qualitative method. So under quantitative method we have bank rate, CRR, SLR, repo and reverse repo and MSF rate. So in today's class we are going to discuss about bank rate, CRR and SLR. So in the next class we will discuss about repo, reverse repo and MSF rate. So give the heading in today's class, bank rate under quantitative method. First one is bank rate. If I will ask you what is the traditional or general definition of bank rate, तो आप क्या बोलेंगे? बैंक रेट का डेफिनेशन क्या है? ध्यान से सुनिए. इट इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट वेयर ए सेंट्रल बैंक दैट मीन्स आरबीआई प्रोवाइड्स द लोन टू एनी कमर्शियल बैंक इज नथिंग बट आवर बैंक रेट. अगर आप भी यही डेफिनेशन एग्जाम में लिखेंगे, यानी अगर आपको कोई इंटरव्यू में अगर पूछ लिया कि व्हाट इज बैंक रेट, अगर आप यही सेम डेफिनेशन उनको बोलेंगे तो आपको यहाँ पर 0 मार्क्स मिलने वाला है. रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ. देखिए, चाहे आपका बैंक रेट हो जाए, चाहे आपका रेपो रेट हो जाए या एमएसएफ हो जाए, इन तीनों केस में आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को यहाँ पर लोन प्रोवाइड करता है. तो अगर आप यही डेफिनेशन यहाँ पर बोलेंगे कि इट इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट वेयर ए सेंट्रल बैंक दैट मीन्स आरबीआई प्रोवाइड्स द लोन टू एनी कमर्शियल बैंक, तो आप किसको जस्टिफाई कर रहे हैं, बैंक रेट को या रेपो रेट को या एमएसएफ को? तो बैंक रेट का ओरिजिनल जो डेफिनेशन है वो है आपका, इट इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट वेयर ए सेंट्रल बैंक दैट मीन्स आरबीआई प्रोवाइड्स द लोन to any commercial bank with refinancing and rediscounting facility. You have to use these two words with the definition of bank rate. अगर आप बैंक रेट के अंदर ये दो वर्ड जो है अगर इसको पुट ऑन नहीं करेंगे तो फिर आपका जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा. पहले हम देखते हैं कि बैंक रेट का पूरा प्रोसीजर क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि बैंक रेट के साथ रीफाइनेंसिंग एंड रीडिस्काउंटिंग का क्या लिंक है. ठीक है, सी ध्यान से सुनिएगा पूरा प्रोसीजर. लेट्स सपोज यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वेरियस डेवलपमेंटल प्रोग्राम के लिए यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपीज चाहिए. 50,000 करोड़ रुपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए. अब मुझे पता है जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत होता है वो किसके पास जाता है सर? आरबीआई के पास. यहाँ पर आरबीआई है because RBI act as an agent to the government of India in the borrowing program. जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत होगा तो RBI is there for गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to arrange the money. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI को क्या बोलेगा कि I need 50,000 करोड़ रुपीज for the various developmental work. Go and collect 50,000 करोड़ रुपीज and give it to me. अभी RBI का काम है इकोनॉमी के अंदर से 50,000 करोड़ रुपीज कलेक्ट करना. ले सपोज यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर यहाँ पर SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. SBI is ready to provide 50,000 करोड़ रुपीज एज ए लोन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो आरबीआई क्या बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सर SBI जो है वो आपको 50,000 करोड़ रुपीज एज ए लोन प्रोवाइड करने के लिए रेडी है. गो एंड टेक द 50,000 करोड़ रुपीज एज ए लोन फ्रॉम SBI. अब मुझे बताइए यहाँ पर पैसा किसको जरूरत है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. कितना? 50,000 करोड़ रुपीज. जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज ए डेवलपमेंट वर्क के लिए पैसे की जरूरत होता है तो वो पहले क्या इशू करता है? सिक्योरिटी बॉन्ड इशू करता है. और ये सिक्योरिटी बॉन्ड के अंदर क्या लिखा रहेगा? 50,000 करोड़ रुपीज एट द रेट 6% इंटरेस्ट ऑफ 10 years. इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी बॉन्ड. इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 50,000 करोड़ रुपीज चाहिए, 6% इंटरेस्ट वो प्रोवाइड करेगा और 10 years के लिए. अभी क्या करेगा? देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, ये सिक्योरिटी बॉन्ड को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रोवाइड कर देगा. अब मुझे बताइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास बॉन्ड आ गया, अभी SBI क्या करेगा? 50,000 करोड़ रुपीज जो है कैश जो है वो प्रोवाइड कर देगा. किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज ए लोन प्रोवाइड कर देगा. अब मुझे बताइए इसका टेन्योर है 10 years. दैट मीन्स आफ्टर 10 years ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू रिटर्न बैक 50,000 करोड़ रुपीज टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. बट आफ्टर 3 years, ये सब होने के 3 years बाद वन डे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ कैश. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके पास पैसे की कमी आ गई. बिकॉज रीजन क्या है? यहाँ पर आरबीआई के बोलने पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास उसने ह्यूज अमाउंट 50,000 करोड़ रुपये जो है वो इन्वेस्टमेंट किया है. अभी स्टेट बैंक के पास यहाँ पर जो उसके कस्टमर है वो यहाँ पर लोन लेने के लिए खड़े हैं, लेकिन एसबीआई के पास कैश ही नहीं है अपने बोरोर को लोन प्रोवाइड करने के लिए. अभी एसबीआई के पास क्या ऑप्शन है? यहाँ पर आरबीआई है. एसबीआई इज गोइंग टू अप्रोच आरबीआई
और एसबीआई क्या बोलेगा आरबीआई को, सर यू आर द बैंकर्स टू द बैंक, आप बैंकों का बैंक है और आपने प्रॉमिस किया है जब भी हमको प्रॉब्लम होगा यू आर देयर फॉर हेल्पिंग मी। अब मेरे पास कैश की कमी है क्योंकि आपके बोलने पर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपीज एज ए लोन प्रोवाइड किए हैं। अब मुझे बताइए कि मेरे पास जो कस्टमर है मैं उनको अभी लोन कैसे प्रोवाइड करूँ क्योंकि मेरे पास तो कैश है नहीं। तो अभी आरबीआई क्या बोलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है आपके पास 50,000 करोड़ रुपीज का एक सिक्योरिटी बॉन्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको दिया है, एक काम कीजिए आप वही सेम सिक्योरिटी बॉन्ड को मुझे दे दीजिए। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, 50,000 करोड़ रुपीज का सिक्योरिटी बॉन्ड जो है वो आरबीआई को प्रोवाइड कर देगा और इसके एक्सचेंज पर आरबीआई क्या करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 50,000 करोड़ रुपीज कैश प्रोवाइड कर देगा एज ए लोन। अब मुझे बताइए यहाँ पर लोन कौन दे रहा है, पैसा कौन दे रहा है, आरबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। मतलब बॉन्ड इज ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई टू आरबीआई एंड कैश इज ट्रांसफर फ्रॉम आरबीआई टू एसबीआई। अब जब आरबीआई यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लोन प्रोवाइड कर रहा है तो इसके बदले में वो कुछ इंटरेस्ट रेट लगाएगा, लेट्स सपोज दिस इंटरेस्ट रेट इज 7%। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50,000 करोड़ रुपीज के लिए स्टेट बैंक को 6% इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है, बट आरबीआई यहाँ पर 7% चार्ज लगा रहा है स्टेट बैंक के ऊपर। दैट मीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1% लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ बैंक का कभी भी लॉस नहीं होता है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आरबीआई से 7% इंटरेस्ट रेट पर लोन लेकर आएगा तो ऑब्वियसली वो अपने कस्टमर जो है उनको वो 9% के में इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करेगा। अब मुझे बताए हो गया इसका 1% प्रॉफिट। तो कभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यानी कोई भी कॉमर्शियल बैंक का कभी भी लॉस नहीं होता है। अब मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या था, इट इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट वेयर सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स द लोन टू एनी कॉमर्शियल बैंक। तो यहाँ पर आरबीआई प्रोवाइड कर रहा है लोन स्टेट बैंक के ऊपर, सॉरी आरबीआई यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर रहा है किसको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट लगा रहा है 7%। दिस इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट आवर बैंक रेट अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल डेफिनेशन। सो अभी हम देखते हैं कि रीफाइनेंसिंग और रीडिस्काउंटिंग के साथ इस बैंक रेट का क्या लिंक है। उसके लिए हमको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। देखिए लेट्स सपोज मार्केट के अंदर यहाँ पर ए है, बी है और सी है। ए को 1 लाख रुपीज की जरूरत है फॉर ए सेटअप ए बिजनेस, बट ए के पास कैश है नहीं, कैश किसके पास है, बी के पास है। देन ए इज गोइंग टू अप्रोच बी कि आई नीड 1 लाख रुपीज कैश। तो बी क्या बोलेगा, ठीक है मेरे पास कैश है, मैं आपको 1 लाख रुपीज कैश जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके एक्सचेंज पर ए क्या करेगा, एज ए सिक्योरिटी एज ए प्रूफ यहाँ पर 1 लाख रुपीज का एक सिक्योरिटी बॉन्ड इशू करके बी को प्रोवाइड कर देगा। सो बॉन्ड इज ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी एंड कैश इज ट्रांसफर फ्रॉम बी टू ए, सिंपल। Let's suppose this bond tenure is 5 years. That means after 5 years only, A is going to return back 1 लाख रुपीज to B. इससे पहले तो B A को पैसा मांग भी नहीं सकता है। बट ये सब होने के 2 साल बाद B is facing shortage of cash. B के पास पैसे की कमी आ गई। अभी वो A से तो मांग नहीं सकता है। यहाँ पर मार्केट के अंदर C है जिसके पास कैश है। Now B is going to approach C कि मेरे पास 1 लाख रुपीज का सिक्योरिटी बॉन्ड है, एक काम करो तुम वही सिक्योरिटी बॉन्ड को ले जाओ और इसके बदले में मुझे 1 लाख रुपीज कैश जो है वो प्रोवाइड कर दो। और सी भी यहाँ पर क्या करेगा, उसको भी तो प्रूफ मिल रहा है सिक्योरिटी बॉन्ड का, तो वो क्या करेगा बी से 1 लाख रुपीज का सिक्योरिटी बॉन्ड ले लेगा और इसके एक्सचेंज पर बी को क्या करेगा, सी 1 लाख रुपीज कैश प्रोवाइड कर देगा। अब देखिए यहाँ पर मुझे बताइए कि पहले कैश किसको चाहिए था, पैसा किसको चाहिए था, पहले ए को चाहिए था। फर्स्ट टाइम बॉन्ड इशू किसने किया था, ए किया था। यहाँ पर जब भी कोई पहले बार कोई भी बॉन्ड को इशू करता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग। यहाँ पर फर्स्ट टाइम बॉन्ड इशू किसने किया था, ए ने किया था। तो आप ये बोल सकते हैं कि ए इज फाइनेंसिंग 1 लाख रुपीज सिक्योरिटी बॉन्ड। अभी यहाँ पर बताइए इस बॉन्ड का टेन्योर क्या था 5 इयर्स, लेकिन बी यहाँ पर क्या कर रहा है 2 साल के बाद सेम सिक्योरिटी बॉन्ड को दोबारा सी के पास देकर उससे केस लेके आ जा रहा है। अब मुझे बताइए 2 साल बाद सेम सिक्योरिटी बॉन्ड को बी क्या कर रहा है, दोबारा फाइनेंसिंग कर देता है। फाइनेंसिंग कर दे तभी तो उसको कैश मिला सी से, तो इसको हम बोलते हैं रीफाइनेंसिंग। फर्स्ट टाइम फाइनेंस कौन किया था, ए किया था। सेकेंड टाइम फाइनेंस कौन किया, बी किया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रीफाइनेंसिंग। यहाँ पर देखिए
पहले बार कैश किसको जरूरत था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। फर्स्ट टाइम बॉन्ड किसने इशू किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब फर्स्ट टाइम बॉन्ड यहाँ पर इशू होता है, इसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग। और इसका टेन्योर क्या था? 10 ईयर्स। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर क्या कर रहा है? 3 साल बाद सेम सिक्योरिटी बॉन्ड को आरबीआई के पास सबमिट करके उससे केस लेके आ जा रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि आफ्टर 3 ईयर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है सेम सिक्योरिटी बॉन्ड को रीफाइनेंसिंग कर देता है, रीफाइनेंसिंग कर रहा है। और ये रीफाइनेंसिंग का फैसिलिटी ओनली बैंक रेट पर ही पॉसिबल है और कोई भी रेट पर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे आपको रीफाइनेंसिंग का वर्ड इंक्लूड करना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि रीडिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक वर्ड में डिस्काउंटिंग का मतलब होता है क्लोज। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है क्लोज। यहाँ पर देखिए, इस बॉन्ड जो पहले बार जब ए ने बॉन्ड को इशू किया था उसका टेन्योर क्या था? 5 ईयर्स। लेट सपोज यहाँ पर 1/1/2020 को ये बॉन्ड इशू हुआ है। जिस दिन ये बॉन्ड इशू होता है उसी दिन ही उसका क्लोजियर डेट जो है, क्लोज डेट जो है वो भी फिक्स हो जाता है। उसका क्लोज डेट क्या होगा? 2025। यहाँ पर हम रीडिस्काउंटिंग में पीछे से आगे की तरफ आएंगे। ए जब पहले बार बॉन्ड इशू किया था उसी दिन ही ये डिसाइड हो गया था कि इस बॉन्ड का क्लोजिंग डेट क्या है। 1/1/2025 इसका क्लोजिंग डेट है। तो हम 1/1/2025 को बोलेंगे फर्स्ट डिस्काउंटिंग डेट। लेकिन यहाँ पर बी क्या कर रहा है? 2 ईयर्स के बाद सेम सिक्योरिटी बॉन्ड को क्लोज करके सी को प्रोवाइड कर दिया। तो आप ये बोल सकते हैं कि आफ्टर 2 ईयर्स बी क्या कर रहा है? यहाँ पर सेम सिक्योरिटी बॉन्ड को दोबारा यहाँ पर डिस्काउंटिंग कर दिया, जिसको हम बोलते हैं रीडिस्काउंटिंग। यहाँ पर देखिए, इस सिक्योरिटी बॉन्ड का टेन्योर क्या था? 10 ईयर्स। जिस दिन ये सिक्योरिटी बॉन्ड इशू हो गया था उसी दिन ही ये डिसाइड हो गया था कि एक पर्टिकुलर डे पर ये सिक्योरिटी बॉन्ड जो है वो यहाँ पर क्लोज होने वाला होगा। तो जिस दिन ये सिक्योरिटी बॉन्ड इशू हुआ था आफ्टर 10 ईयर्स वो पर्टिकुलर डे को हम बोलेंगे क्या? डिस्काउंटिंग डेट। डिस्काउंटिंग डेट। लेकिन यहाँ पर एसबीआई क्या कर रहा है? 3 साल बाद सेम सिक्योरिटी बॉन्ड को यहाँ पर क्लोज करके आरबीआई को प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि 3 साल बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेम सिक्योरिटी बॉन्ड को यहाँ पर फिर से डिस्काउंटिंग कर दिया। तो पहले बार डिस्काउंटिंग कब होने वाला था? 10 ईयर्स के बाद। लेकिन एसबीआई यहाँ पर क्या कर रहा है? 3 साल बाद ही सेम सिक्योरिटी बॉन्ड को क्लोज करके आरबीआई को प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि एसबीआई 3 साल बाद सेम सिक्योरिटी बॉन्ड को डिस्काउंटिंग कर दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रीडिस्काउंटिंग। क्योंकि पहले बार डिस्काउंटिंग कब होने वाला था? 10 साल बाद। लेकिन यहाँ पर 3 साल बाद ही एसबीआई क्या कर रहा है? सेम सिक्योरिटी बॉन्ड को डिस्काउंटिंग फिर से कर दे रहा है। तो इसको हम बोलते हैं रीडिस्काउंटिंग। दैट्स इट फॉर द रीफाइनेंसिंग एंड रीडिस्काउंटिंग। बैंक रेट के साथ इसका यही लिंक है। अभी और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बैंक रेट के साथ देखिए। बैंक रेट का जो टेन्योर है, दैट मीन्स यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड प्रोवाइड कर रहा है आरबीआई को और आरबीआई के पास 50,000 करोड़ रुपीज कैश लेके आ रहा है। इसका कोई लिमिट नहीं है। इसका जो लिमिट है वो यहाँ पर नहीं है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि 1 ईयर के बाद यानी 2 ईयर के बाद यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पे बैक करेगा आरबीआई को। तो आप ये बोल सकते हैं बैंक रेट जो है वो है आपका लॉन्ग टर्म के लिए। दिस इज लॉन्ग टर्म लोन। इसका कोई टेन्योर नहीं है कि 2 साल के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो वापस करेगा पैसा आरबीआई को, ऐसा नहीं है। इसका जो टेन्योर है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। क्या? बैंक रेट। अभी हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन के साथ बैंक रेट का क्या रिलेशन है। जितने भी सारे रेट है, बैंक रेट हो जाए, सीआरआर हो जाए, आपका रेपो रेट हो जाए, एमएसएफ हो जाए, सबके साथ इन्फ्लेशन का रिलेशन है, लिंक सबके साथ है। और एग्जाम में इन्फ्लेशन के ऊपर ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। देखिए, लेट्स सपोज सोचिए अभी मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन का टाइम है। मुझे बताइए, इन्फ्लेशन का टाइम है मतलब मार्केट के अंदर यानी इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास लिक्विड कैश मनी जो है, लिक्विड कैश जो है वो ज़्यादा है। अगर यहाँ पर लिक्विड कैश मनी मार्केट के अंदर लोगों के पास ज़्यादा क्यों है? रीजन क्या है? रीजन यही होगा कि बैंक जो है हम लोग का इकोनॉमी के अंदर, कॉमर्शियल बैंक, वो पक्का यहाँ पर अपना लोन रेट को कम किए होंगे। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर अपना लोन रेट को कम कर देगा तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर यानी इकोनॉमी के अंदर लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जाके लोन लेकर आ जाएंगे। अगर लोन लेकर आ जाएंगे तो उनके पास लिक्विड कैश मनी जो है वो फ्लो क्या है? वो इंक्रीज कर जाएगा। अब मुझे बताइए, अगर यहाँ पर आरबीआई बैंक रेट को 10% कर दिया, सोचिए
अगर आरबीआई यहाँ पर 10% इंटरेस्ट रेट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लोन देगा, मुझे बताइए एसबीआई मिनिमम यहाँ पर 13% इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करेगा अपना बोरोवर को। अगर हम बैंक रेट को यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि लोन रेट जो है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। अगर लोन रेट इंक्रीज होगा, अब मुझे बताइए इकोनॉमी के अंदर जो यहाँ पर बोरोवर है वो क्या आएंगे बैंक के अंदर लोन लेने के लिए? कभी नहीं आएंगे। इतना हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन कौन लेगा? जब यहाँ पर ज़्यादा लोग यहाँ पर लोन लेने के लिए नहीं आएंगे तो धीरे धीरे मार्केट के अंदर ये जो लिक्विड कैश फ्लो है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगा। जब लिक्विड कैश फ्लो डिक्रीज कर जाएगा तो इन्फ्लेशन का जो है वो यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन का सिचुएशन क्रिएट होता है तो हम बैंक रेट को इंक्रीज करते हैं। लेट सपोज अभी मार्केट के अंदर यहाँ पर डिफ्लेशन का सिचुएशन है। डिफ्लेशन का सिचुएशन है दैट मीन्स लिक्विड कैश फ्लो जो है वो अभी मार्केट के अंदर कम है। तो आरबीआई यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पूछेगा कि अभी मार्केट के अंदर डिफ्लेशन का सिचुएशन क्यों है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलेगा? सर देखिए ऑलरेडी आप बैंक रेट को इंक्रीज करके रखे हैं, इसीलिए मैं अपना लोन रेट को भी इंक्रीज करके रखा हूँ, और 13% इंटरेस्ट रेट पर मार्केट के अंदर से कोई भी मेरे पास से लोन लेके नहीं जा रहा है। जब अगर लोग बैंक से लोन लेकर नहीं जाएंगे तो मुझे बताइए मार्केट के अंदर लिक्विड कैश फ्लो जो वो धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगा, तो डिफ्लेशन का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो अभी आरबीआई क्या बोलेगा यहाँ पर? ठीक है, काम करते हैं, ये जो बैंक रेट 10% था उसको मैं 5% कर देता हूँ, और आप भी अपना लोन रेट जो है वो 13% की जगह यहाँ पर 7% कर दीजिए। अब मुझे बताइए अगर यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना लोन रेट को कम कर दे के 7% कर देता है तो इकोनॉमी के अंदर जो लोग हैं वो जाएंगे बैंक के अंदर से लोन लेके आएंगे, पक्का जाएंगे, लोन लेकर आ जाएंगे। जब लोग यहाँ से बैंक में से लोन लेकर आएंगे तो मार्केट के अंदर से धीरे धीरे लिक्विड कैश फ्लो जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। जब धीरे धीरे लिक्विड कैश फ्लो इंक्रीज करने लगेगा तो डिफ्लेशन का जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे बैलेंसिंग फॉर्म में आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब डिफ्लेक्शन का टाइम मार्केट में चल रहा होगा तो बैंक रेट जो है वो यहाँ पर डिक्रीज होता है। जब डिफ्लेशन का टाइम होगा तो आरबीआई क्या करता है? बैंक रेट को डिक्रीज कर देता है। यहाँ पर बैंक रेट को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका मार्केट के अंदर सिचुएशन अभी क्या है, क्या मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस बैंक रेट यहाँ पर आरबीआई जो है वो कंट्रोल करता है। अगर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन का टाइम होगा तो यहाँ पर आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देगा। अगर मार्केट के अंदर डिफ्लेशन का सिचुएशन होगा तो आरबीआई क्या करेगा? बैंक रेट को यहाँ पर डिक्रीज कर देगा। सो दैट्स इट फॉर द बैंक रेट। इससे ज़्यादा यूपीएससी हो जाए या कोई भी एग्जाम हो जाए आपको ज़्यादा इससे ज़्यादा कोई भी सवाल आपको नहीं पूछने वाला है बैंक रेट में से। तो लिख लीजिए, सो राइट डाउन द नोट्स ऑफ बैंक रेट। 4 लाइन है बैंक रेट के ऊपर, लिख लीजिए नोट, हेडिंग दे दीजिए बैंक रेट एंड राइट आउट द नोट्स। इट इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, it is that rate of interest at which the central bank of a country provides refinancing and rediscounting facility to the commercial bank. Current bank rate is 6.15%, और ये चेंज होते रहता है हमेशा। जब भी ये चेंज होगा तो आप अपने नोट्स के अंदर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। द करेंट जो बैंक रेट चल रहा है वो है 6.15%। देन नेक्स्ट पॉइंट, दिस रेट हैज बीन अलाइंड टू द MSF rate and therefore changes automatically as and when the MSF rate the MSF rate changes alongside policy repo rate changes। जब हम आपको रेपो रेट और MSF पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि जो थर्ड पॉइंट है इसका मीनिंग क्या है। ये बैंक रेट के अंदर ये डेफिनेशन है इसीलिए हम आपको लिखा देते हैं, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो एक बार हम रेपो रेट और MSF पढ़ा लेने के बाद आप हमको समझाएंगे कि इसका मीनिंग क्या था। राइट डाउन द फोर्थ पॉइंट, RBI increases the bank rate in the time of inflation
and decreases the bank rate in the time of deflation and decreases the bank rate in the time of deflation. So that's it for the bank rate. Now we are going to see about the second method under quantitative measurements, that is nothing but our CRR. So give the heading CRR. CRR stands for cash reserve ratio. कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर के बारे में पढ़ने से पहले एक एग्जांपल देख के देखते हैं। सपोज मार्केट के अंदर यहाँ पर 3 जन है, ए बी एंड सी, 3 फ्रेंड है। तीनों का जो सैलरी है वो 45,000 है। तीनों का सैलरी 45,000 है। ए जो है वो पर मंथ 45,000 रुपीज यहाँ पर खर्चा करता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि उसका सेविंग्स कितना है, 0 रुपीज़। बी जो है वो यहाँ पर 40,000 रुपीज़ खर्चा करता है, तो आप बोल सकते हैं कि वो हर मंथ 5,000 रुपीज़ जो है वो सेविंग करके रखता है। सी जो है वो 50,000 यहाँ पर खर्चा करता है पर मंथ, आप ये बोल सकते हैं कि सी जो है पर मंथ 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है। अगर हम आपको इन तीनों में कंपेयर करके पूछे कि हु इज़ द मोस्ट क्लेवर पर्सन, तो आप ये बोल सकते हैं कि बी, बिकॉज बी को पता है कि फ्यूचर जो है वो अनसर्टन है। टू सिक्योर हिज फ्यूचर वो क्या करता है कि अपना सैलरी में से कुछ हिस्सा हर महीना सेविंग करके रखता है, टू सिक्योर हिज फ्यूचर। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को अपने इकोनॉमी के अंदर देखेंगे, तो यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर वी हैव बैंक्स, इकोनॉमी के अंदर यहाँ पर बैंक्स है। अब मुझे बताइए बैंक के अंदर पैसा कहाँ से आता है, डिपॉजिटर्स। यहाँ पर डिपॉजिटर्स जो है वो बैंक के अंदर अपना कैश डिपॉजिट करके रखते हैं, और बैंक क्या करता है उसी डिपॉजिट मनी को अपना जो बोरर है उनको यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर देता है। लेट्स सपोज सोचिए कि इस बैंक का टोटल डिपॉजिट मनी जो है वो 100 करोड़ रुपीज है। तो यहाँ पर बैंक क्या करेगा, अगर आपने डिपॉजिटर्स का टोटल डिपॉजिट मनी यानी 100 करोड़ रुपीज अपना बोरर जो है उनको अगर लोन प्रोवाइड कर दिया, और कल को अगर ये जो बोरर जो लोन लेकर गए हैं इस बैंक से वो अगर डिफॉल्टर हो गए, अब मुझे बताइए क्या वो बैंक को अपना पैसा वापस कर पाएंगे, कभी नहीं। अगर यहाँ पर बोरर जो है वो अगर पैसा बैंक को वापस नहीं कर पाए, तो लॉस किसका होगा, तो लॉस होगा डिपॉजिटर्स का। बैंक का कभी भी लॉस नहीं होता है, बिकॉज दिस मनी बिलोंग्स टू द डिपॉजिटर्स ओनली। सो अपने इकोनॉमी के अंदर जितने भी सारे बैंक है, उन बैंक के अंदर जितने भी डिपॉजिटर्स है, उन डिपॉजिटर्स का फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, दैट मीन उनका जो सेविंग्स है उसको सिक्योर करने के लिए आरबीआई ने यहाँ पर सीआरआर का इन्वेंशन किया है। कैश रिजर्व रेशियो के तहत आप अपने एनडीटीएल का, ध्यान से सुनिए, आरबीआई ये बोलता है कि आप अपने एनडीटीएल का 4.5% जो है वो आरबीआई के अंदर डिपॉजिट करेंगे ऑन द डेली बेसिस। डेली बेसिस पर एक बैंक के अंदर जितने भी डिपॉजिटर्स अपने पैसा डिपॉजिट करेंगे, टोटल डिपॉजिट्स मनी का 4.5% जो है वो आरबीआई के पास जाके डिपॉजिट करेंगे। एनडीटीएल क्या होता है, एनडीटीएल इज नथिंग बट द टोटल सेविंग्स इन द बैंक्स। एक बैंक का टोटल सेविंग को हम क्या बोलते हैं, एनडीटीएल बोलते हैं। और इसी एनडीटीएल का 4.5% जो है वो आपको आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा। रीजन क्या है, देखिए, अगर आरबीआई को भी पता है अगर ये बैंक अपने पूरा का पूरा डिपॉजिट मनी लोन प्रोवाइड कर दिया, और अगर यहाँ पर कोई भी बोरोवर डिफॉल्टर हो गए, तो ये बैंक जो है अपना डिपॉजिटर्स को पैसा वापस नहीं कर पाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आरबीआई क्या बोलेगा इन बैंक को कि आप अपने सीआरआर के तहत जो अपने एनडीटीएल के 4.5% आरबीआई के अंदर डिपॉजिट करके रखे हैं, उस पैसा को ले जाइए और अपना डिपॉजिटर्स जो है उनको पैसा वापस कर दीजिए। तो डिपॉजिटर्स का फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर सीआरआर का इन्वेंशन हुआ है। और एक पॉइंट है, एक बैंक जो अपने एनडीटीएल का 4.5% आरबीआई के अंदर डिपॉजिट्स करके रखता है, उसके ऊपर आरबीआई 0% इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट कॉमर्शियल बैंक को प्रोवाइड नहीं करता है। अब मुझे देखिए यहाँ पर, लेट्स सपोज अभी मार्केट के अंदर सीआरआर जो है वो 4.5% चल रहा है। लेट्स सपोज कल को ये सीआरआर इंक्रीज करके 6% हो जाए, बिकॉज ये जो सीआरआर का जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट नहीं है, वो मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से वेरी करता है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग का सीआरआर का रेट क्या होगा। अभी करेंटली हम लोग का जो सीआरआर रेट है वो 4.5% चल रहा है। कल को अगर ये 6%
हो जाएगा तो हम उसको बोलते हैं टाइट मॉनिटरी पॉलिसी। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हैं जब सीआरआर इंक्रीज होता है उस सिचुएशन को हम बोलते हैं टाइट मॉनिटरी पॉलिसी। अगर सीआरआर डिक्रीज होके यहाँ पर 3% हो जाए तो हम इसको बोलते हैं लिबरल मॉनिटरी पॉलिसी। लिबरल मॉनिटरी पॉलिसी। अब हम देखते हैं कि सीआरआर के साथ इन्फ्लेशन का क्या लिंक है। देखिए, ले सपोज सोचिए मार्केट के अंदर अभी इन्फ्लेशन का सिचुएशन है। इन्फ्लेशन का सिचुएशन है मतलब ये बोल सकते हैं कि लिक्विड कैश जो है, लिक्विड कैश फ्लो जो है वो अभी मार्केट में ज्यादा है। अभी सीआरआर के साथ इसका क्या लिंक है देखिए, सोचिए यहाँ पर इस बैंक का टोटल डिपॉजिट्स मनी था 100 करोड़ रुपीस। उस 100 करोड़ रुपीस में से वो अपने एनडीटीएल का 4.5% आरबीआई के पास सेव करके रख दिया। तो अब ये बोल सकते हैं कि अभी इस बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितना बच गया, 95.5% ऑफ एनडीटीएल। उसका टोटल सेविंग का 95.5% जो है वो अभी इस बैंक के पास है टोटल कैश डिपॉजिट। अगर इस बैंक को अपने बोरोर को लोन प्रोवाइड करना होगा तो वो अपने 95.5% ऑफ एनडीटीएल के ऊपर जितने भी कैश होगा उसके ऊपर ही वो अपने बोरोर को लोन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर देखिए टोटल डिपॉजिट मनी क्या था 100 करोड़ रुपीस, उनमें से 4.5 करोड़ रुपीज आप आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दिए। तो आप ये बोल सकते हैं कि इस बैंक के पास अभी 95.5 करोड़ रुपीज है अपने बोरोर को लोन प्रोवाइड करने के लिए। उनमें से सोच लीजिए कि ये बैंक जो है 80 करोड़ रुपीज जो है वो अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड कर पा रहा है। अभी भी इस बैंक के पास 15.5 करोड़ रुपीज जो है वो अभी भी बाकी रह जाता है और अपने कस्टमर को जो है वो लोन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। अब मुझे बताइए, डिपॉजिटर्स को साल के एंड पर ये बैंक जो है वो तो रिटर्न प्रोवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने एनडीटीएल का जो 95.5 करोड़ रुपीज यहाँ पर रहता है उसका, उनमें से बस 80 करोड़ रुपीज ही वो अपने कस्टमर को लोन दे पा रहा है और 15.5 करोड़ रुपीज जो है वो उसके बैंक के अंदर रह जा रहा है। ये जो 15.5 करोड़ रुपीज है उसको भी मार्केट के अंदर सर्कुलेट कराना इस बैंक को, तभी तो जाके इसको प्रॉफिट मिलेगा। तो वो क्या करेगा, अपना जो लोन रेट है उसको कम कर देगा। जब लोन रेट कम करेगा तो ये जो बैंक के कस्टमर होंगे वो आके लोन लेकर चले जाएंगे। जब बैंक के अंदर से कस्टमर लोन लेके जाएंगे तो मार्केट के अंदर आप बोल सकते हैं कि लिक्विड कैश फ्लो जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। जब लिक्विड कैश फ्लो इंक्रीज करेगा तो आप बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन का सिचुएशन क्रिएट होगा। जब इन्फ्लेशन का सिचुएशन इस तरह से सडनली इंक्रीज करेगा तो आरबीआई यहाँ पर क्या बोलेगा, देखिए आरबीआई बोलेगा यहाँ पर इस बैंक को कि आप अपने लोन रेट जो है वो यहाँ पर कम क्यों किए हैं। तो ये बैंक क्या बोलेगा कि सर मेरे पास टोटल एनडीटीएल का 95.5 करोड़ रुपीज यहाँ पर बच रहा था, उनमें से मैं 80 करोड़ रुपीज ही मार्केट के अंदर से अपने कस्टमर को लोन दे पा रहा हूँ। अभी भी मेरे पास 15.5 करोड़ रुपीज जो है वो बच जा रहा था, तो इसीलिए मैंने अपना लोन रेट को कम कर दिया। जब मैंने लोन रेट को कम किया तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंक्रीज कर गया। तो आरबीआई यहाँ पर बोलेगा अच्छा ठीक है, अपने एनडीटीएल का 4.5% सीआरआर के तहत आप आरबीआई के अंदर डिपॉजिट कर रहे थे, आप एक काम कीजिए, आप अभी 6% सीआरआर डिपॉजिट कीजिए मेरे पास। अगर ये बैंक 4.5% की जगह 6% एनडीटीएल आरबीआई के पास डिपॉजिट करेगा तब मुझे बताइए उसको लोन देने के लिए उसके पास जो पहले 95.5 करोड़ रुपीज बच जा रहा था, तो इसका 6% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि 94 करोड़ रुपीज अभी इस बैंक के पास एक लोन देने के लिए। उनमें से अगर 80 करोड़ रुपीज वो लोन दे चुका है तो आप ये बोल सकते हैं कि 15.5 करोड़ रुपीज पहले बचता था लोन देने के लिए, अभी 14 करोड़ रुपीज बचेगा। तो मुझे बताइए 15.5 करोड़ रुपीज से कम बच गया। जब इस बैंक के पास कम पैसा होगा लोन प्रोवाइड करने के लिए फर्दर, तो मुझे बताइए पहले 15.5 करोड़ रुपीज जब उसके पास बच रहा था, जितना लोन रेट उसने कम किया था, अभी अगर 14 करोड़ यहाँ पर उसके पास बचेगा तो क्या वो अपने लोन रेट को उतना कम कर पाएगा? कभी नहीं कम कर पाएगा। जब अपने लोन रेट को इतना कम नहीं कर पाएगा तो मुझे बताइए क्या कस्टमर आके उस हिसाब से लोन लेकर जाएंगे इस बैंक से? कभी नहीं। जब कस्टमर लोन लेके नहीं जाएंगे तो लिक्विड कैश फ्लो जो है वो डिक्रीज करेगा और इन्फ्लेशन का सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट के अंदर जब इन्फ्लेशन का सिचुएशन होता है तो यहाँ पर आरबीआई जो है वो अपना सीआरआर रेट जो है वो इंक्रीज कर देता है। जब सीआरआर रेट इंक्रीज होता है तो हम उसको बोलते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। जब मार्केट के अंदर डिफ्लेशन का सिचुएशन क्रिएट होगा तो आरबीआई यहाँ पर क्या बोलेगा बैंक को कि आप
अभी मार्केट के अंदर डिफ्लेशन का सिचुएशन क्रिएट क्यों हो रहा है, तो ये बैंक वाले क्या बोलेंगे, सर देखिए पहले से आप 6% हम लोग से अपना CRR के तहत अपना NDTL ले जा रहे, तो हम लोग के पास इतना कैश नहीं बच पा रहा है कि हम अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करें। तो RBI क्या बोला, ठीक है अभी हम आपसे 6% इंटरेस्ट रेट पर CRR डिपॉजिट करवा रहे हैं हमारे पास, तो एक काम कीजिए 6% की जगह आप 3% डिपॉजिट कीजिए। तो एक्स्ट्रा जो 3% है वो अभी बैंक के पास बच गया। जब बैंक के पास लिक्विड कैश का अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा अपना टोटल सेविंग के ऊपर, वो क्या करेगा, अपने कस्टमर को यहाँ पर लोन प्रोवाइड करेगा। जब वो अपने कस्टमर को कम रेट पर लोन प्रोवाइड करेगा तो मार्केट के अंदर लिक्विड कैश फ्लो है जो वो इंक्रीज करेगा। जब लिक्विड कैश फ्लो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा तो जो डिफ्लेशन का सिचुएशन मार्केट के अंदर है वो धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि जब मार्केट के अंदर डिफ्लेशन का सिचुएशन क्रिएट होता है तो हम अपने CRR का जो रेट है उसको हम डिक्रीज कर देते हैं, और जब CRR डिक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं लिबरल मॉनिटरी पॉलिसी। होप ऑल ऑफ यू गेट इट। सो दैट्स इट फॉर द CRR। राइट डाउन द नोट्स, 2 पॉइंट है CRR के ऊपर, लिख लीजिए। CRR is that ratio of the NDTL. CRR is that ratio of the NDTL which a bank has to necessary keep with the central bank of the country with cash। और एक बार चेक कर लीजिए, CRR is that ratio of the NDTL which a bank has to necessarily keep with the central bank of the country with the cash। Second point, current CRR rate is 4.5%। current CRR rate is 4.5%। Then third point, when RBI increases CRR, it is called as tight monetary policy। In bracket you can write down inflation का situation जब होता है, inflation। And when it decreases the CRR, we called it as liberal monetary policy। In bracket you can write down deflation का situation जब होता है, in bracket deflation। So that's it for the CRR। Now give the heading SLR, the third point under quantitative method, SLR। SLR stands for statutory liquidity ratio। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपका बैंक रेट हो जाए, CRR हो जाए, रेपो रिवर्स रेपो MSF रेट हो जाए, वो वर्ल्ड के जितने भी सारे कंट्री है उन सारे कंट्री के अंदर जितने भी सारे बैंक है, सारे बैंक के अंदर ये सब देखा जाता है। बट SLR जो है दिस इज प्योरली इन्वेंशन बाय इंडियन गवर्नमेंट। ये बस इंडिया के अंदर ही देखा जाता है SLR। ये SLR क्या है देखिए, पहले आप अपने NDTL का 4.5% जो है वो आप CRR के तहत RBI के पास डिपॉजिट करके रख रहे थे। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलते हैं, सॉरी RBI क्या बोलता है कि आप अपने NDTL का 18% जो है वो SLR के तहत यू कैन डिपॉजिट और यू कैन कीप विद इन द बैंक इटसेल्फ। आपको अपने बैंक के अंदर ही 18% ऑफ योर NDTL को सेविंग करके रखना पड़ेगा। CRR आप कहाँ डिपॉजिट करते थे, RBI के पास 4.5% ऑफ योर NDTL, बट SLR के तहत आप 18% ऑफ NDTL जो है वो अपने बैंक के अंदर ही डिपॉजिट करके रखेंगे, ना कि RBI के पास जाएंगे डिपॉजिट करने के लिए। You can deposit 18% or you can keep the 18% of your NDTL as SLR in your bank in the form of liquid cash। आप liquid cash के हिसाब भी रख सकते हैं। You can keep the SLR in the form of gold or you can keep your SLR in the form of foreign government security। आप अपने SLR का जो 18% है, चाहे तो आप अपने बैंक के अंदर उसको लिक्विड कैश के हिसाब से रख सकते हैं, चाहे तो आप गोल्ड के हिसाब से भी रख सकते हैं, चाहे तो आप फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के हिसाब से भी रख सकते हैं। अभी मुझे बताइए, अगर एक बैंक अपना 18% SLR जो है वो लिक्विड कैश के हिसाब से अगर अपने बैंक के अंदर जमा करके रखेगा तो कोई भी फायदा होगा उस बैंक को? कभी नहीं।
अगर एक पैसा एक जगह पे आइडियली रहता है तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट हमको मिलेगा नहीं। अगर ये बैंक अपने 18% एसएलआर अपने लिक्विड कैश फ्लो के हिसाब से रखेगा उस बैंक के अंदर, तो उसको उसमें से कोई भी इंटरेस्ट रेट मिलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो 18% एसएलआर आप बैंक के अंदर मेंटेन करके रख रहे हैं, उसके वो 18% एसएलआर को आप अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड भी नहीं कर सकते हैं। आपको अगर अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करना होगा तो आपने सीआरआर और एसएलआर को छोड़ के जितना भी एनडीटीएल बच रहा है उसके ऊपर ही आपको अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करना होता है, ना कि आप अपने 18% एसएलआर के अंदर जो भी यहाँ पर सेविंग करके यानी डिपॉजिट करके अपने बैंक के अंदर रखते हैं उसके ऊपर आप अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। जब अपने कस्टमर को आप लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते तो ये लिक्विड कैश के हिसाब से आप अपने बैंक के अंदर अगर एसएलआर को सेविंग करके रखेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा है। अगर आप अपने 18% एसएलआर में जितने भी यहाँ पर कैश होगा उतना कैश के हिसाब से अगर आप गोल्ड खरीद के बैंक के अंदर रखेंगे, अब मुझे बताइए आपको कोई फायदा होगा? गोल्ड खरीद के आप बैंक के अंदर रखने से हमको क्या फायदा होगा? कोई इंटरेस्ट रेट थोड़ी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि लिक्विड कैश फ्लो के हिसाब से अगर हम रखेंगे बैंक में अपने एसएलआर को, कोई फायदा नहीं है। गोल्ड के हिसाब से अगर हम अपने एसएलआर के तहत 18% एनडीटीएल को रखेंगे उसमें भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर हम अपने 18% एसएलआर को फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको जरूर रिटर्न मिलेगा। रीजन देखिए क्या है, हम लोग देख चुके हैं कि बैंक रेट में एसबीआई क्या कर रहा था, 50,000 करोड़ रुपीज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करके उसके पास सिक्योरिटी बॉन्ड लेके आ जा रहा था। उसी सिक्योरिटी बॉन्ड के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट बैंक को 6% इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर रहा था। 6% इंटरेस्ट रेट जो है वो प्रोवाइड कर रहा था। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बैंक है वो अपने एसएलआर को अगर फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद के अपने बैंक में रखता है तो उसको कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो सारे बैंक जितने भी होते हैं वो अपने एसएलआर को फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। गोल्ड तो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई गोल्ड खरीदता है, बट हाँ लिक्विड कैश कुछ अमाउंट का रखते हैं, मिनिमम 1% और 2% लिक्विड कैश हमेशा रखे रहते हैं बैंक में। लेकिन उसके बाद जितना भी कैश बच जाता है वो फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के ये बैंक जो है वो रख लेता है। उससे क्या होता है, उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता है। अगर उसको यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा तो फिर साल के एंड पर उसको अपने डिपॉजिटर्स को भी तो पेमेंट बैक करना है, तो कहाँ से वो पैसा लेके आएगा? सो नाउ वी विल सी कि व्हाई वी इन्वेंट एसएलआर इन आवर कंट्री। हम अपने कंट्री के अंदर एसएलआर को क्यों इन्वेंशन किए हैं, उसका पर्पस क्या था एसएलआर को इंट्रोड्यूस करना हम लोग के इकोनॉमी के अंदर। देखिए देयर आर टू पर्पस। फर्स्ट वन इज डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बैंक, डे टू डे ऑपरेट द बैंक। इसका मीनिंग क्या है? देखिए लेट्स सपोज सोचिए मार्केट के अंदर यहाँ पर एक बैंक है, उस बैंक के पास टोटल 10 करोड़ रुपीज कैश है। अभी फिलहाल उसके पास 10 करोड़ रुपीज कैश है उस बैंक के अंदर, लेकिन उसके जो डिपॉजिटर्स है वो यहाँ पर अगर आके 20 करोड़ रुपीज डिमांड करेंगे उनका डिपॉजिट मनी का, तो मुझे पता है बैंक उनको दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास अभी 10 करोड़ रुपीज ही बस बचा है। क्योंकि जितने भी यहाँ पर डिपॉजिटर्स है, जितने भी इस बैंक में डिपॉजिट किए हैं, वो बैंक क्या करता है, सारे के सारे पैसा क्या करता है, अपने कस्टमर जो है उनको वो लोन प्रोवाइड कर देता है। तो हमेशा बैंक के पास डेली ऑपरेट करने के लिए बैंक के पास हमेशा कम यहाँ पर सेविंग बचा रहता है। तो अगर इस बैंक के पास 10 करोड़ रुपीज सेविंग अभी फिलहाल है और अपने डिपॉजिटर्स जो है वो अगर 20 करोड़ रुपीज यहाँ पर डिमांड करने लगेंगे एक दिन में, तो मुझे बताइए एक्स्ट्रा 10 करोड़ रुपीज बैंक कहाँ से लेके देगा? इसीलिए हम एसएलआर को इन्वेंट किए हैं। देखिए यू कैन कीप योर 18% एसएलआर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड और फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट करके बिल्कुल फायदा ही नहीं है, बट हम 1 या 2% लिक्विड कैश के हिसाब से हमेशा बैंक के अंदर रखे रहते हैं और बाकी जो परसेंटेज है वो हम फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो मुझे बताइए अगर हमको यहाँ पर 10 करोड़ रुपीज की जरूरत है तो मेरे पास एसएलआर के अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड कैश मनी होगा, तो मैं वहाँ से विड्रॉ करके अपने जो डिपॉजिटर्स है उनको अपना पैसा वापस कर सकता हूँ, उनका पैसा वापस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे 10 करोड़ रुपीज का शॉर्टेज हो रहा था तो वो मैं क्या करूँगा, अपना एसएलआर के अंदर जो कैश में रिजर्व करके रखा होगा वो पैसा ले आके अपने डिपॉजिटर्स को यहाँ पर दे दूंगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एसएलआर का जो पहला पर्पस था वो था डे टू डे ऑपरेट ऑफ द बैंक।
डेली रनिंग बैंक, एक बैंक को डेली बेसिस पर रनिंग करने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा कैश की हमेशा ज़रूरत पड़ जाता है। डेली ज़रूरत नहीं पड़ता, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ता है तो हम क्या करेंगे, अपने एसएलआर के अंदर से जो लिक्विड कैश है उस कैश को ले आके अपने डिपॉजिटर्स को पेमेंट कर देंगे। सेकेंड पर्पस क्या था, देखिए सेकेंड पर्पस था टू स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट पोजीशन। अब मुझे बताइए, हम लोग का कंट्री जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। इसका मतलब है कि हमको अपने कंट्री को अगर डेवलप करना है तो हमको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमको कैश की ज़रूरत है। तो वो कैश कहाँ से मिलेगा? लेट्स सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपीज़ चाहिए। अब मुझे बताइए 1 लाख करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ से लेकर आएगा? जितने भी सारे पैसा है वो तो कॉमर्शियल बैंक के अंदर है। सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर एसबीआई को बोलेगा कि मुझे 1 लाख करोड़ रुपीज़ चाहिए। एसबीआई उसको अगर मना कर देगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एसबीआई सिंपली बोल देगा कि मेरे अंदर जितने भी डिपॉजिट्स मनी थे वो सारे का सारा मनी मैं क्या किया हूँ, अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड कर दिया हूँ। मेरे पास 1 लाख करोड़ रुपीज़ है ही नहीं, तो मैं आपको कहाँ से ला कर दूँ? इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर एसएलआर का इन्वेंट किया है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि आप अपने एसएलआर में जो 18% यहाँ पर कैश रिजर्व करके रख रहे हैं बैंक के अंदर, जब हमको यहाँ पर वेरियस डेवलपमेंटल वर्क के लिए पैसे की जरूरत होगा तो आप यहाँ पर हमको मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके एसएलआर के अंदर बहुत सारे कैश यहाँ पर डिपॉजिट होकर रहता है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर मना कर देंगे कि हम यहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो मुझे बताइए लॉस किसका होगा? बैंक का ही लॉस होगा, क्योंकि खाली लिक्विड कैश रख के तो बैंक को कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर लोन प्रोवाइड करेगा तो इसके बदले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है, तो इसके बदले में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट बैंक को मिलता है। और एक चीज़ है, ये जो 18% एसएलआर है उस पैसा को एक बैंक अपने कस्टमर को भी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो लिक्विड कैश के हिसाब से रखेगा, या तो गोल्ड खरीद के, नहीं तो फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेगा। ये रूल है। जब एक बैंक अपने एसएलआर को, अपने कस्टमर को एज ए लोन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो उसके पास ऑप्शन क्या बच रहा है? एक ही चीज़ बच रहा है कि हम गवर्नमेंट के जो वेरियस डेवलपमेंटल वर्क के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, गवर्नमेंट को हम लोन दे देते हैं। उससे क्या हुआ, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेंट एसएलआर इन आवर कंट्री। सो इन उर्जित पटेल कमिटी 2014 एंड नरसिंहन कमिटी 1993, ये दोनों कमिटी ने ये एडवाइस दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि एसएलआर को हम लोग के कंट्री के अंदर से डिसमेंटल कर देने के लिए। रीजन क्या था? ये दोनों कमिटी का यही डिसीजन था कि इकोनॉमी के अंदर लोगों को यहाँ पर ज़्यादा लोन चाहिए। अगर हम ये एसएलआर को डिसमेंटल कर देते हैं तो बैंक के पास ज़्यादा कैश होगा अपना कस्टमर को लोन प्रोवाइड करने के लिए। बट यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो प्लान था, ये जो उनका जो एडवाइस था, उसको यहाँ पर मना कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल दिया कि नहीं, ये सब नहीं हो पाएगा। रीज़न क्यों है? क्योंकि अभी भी हम लोग के कंट्री अभी डेवलपिंग कंट्री है, हमको अपने कंट्री के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करना है। अगर हम एसएलआर को डिसमेंटल कर देते हैं तो फिर हम लोग का जितना भी यहाँ पर डेवलपिंग काम चल रहा है तो वो सारा का सारा काम रुक जाएगा। क्योंकि अगर हम अपने कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर हम लोग का कंट्री ग्रोथ भी नहीं करेगा। और मुझे अपने कंट्री के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मुझे कैश की ज़रूरत है। अगर मैं एसएलआर को डिसमेंटल कर दूंगा तो मुझे कैश कहाँ से मिलेगा? और मार्केट के अंदर जितने भी सारे कैश है वो बैंक के पास है। अगर मुझे कोई बैंक कल को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैश बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी सारे वेरियस डेवलपमेंटल वर्क है उसको फुलफिल कैसे करेगा? इसीलिए तो उसने एसएलआर बनाया था। लेकिन उर्जित पटेल कमेटी और नरसिंहन कमेटी 2014 और 1993 में ये गवर्नमेंट को एडवाइस किए कि ये जो एसएलआर का कॉन्सेप्ट है उसको हम डिसमेंटल कर देते हैं, सो दैट बैंक के पास ज़्यादा कैश रिजर्व मनी रहेगा, सो दैट मार्केट के अंदर जितने भी कस्टमर है, जितने भी सारे लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल पाएगा। लोगों को अगर ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया जाएगा तो फिर हम लोग का कंट्री जो है वो ज़्यादा डेवलप करेगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रपोजल को डिनाइड कर दिया, बोलते कि नहीं, हम अभी एसएलआर को जो है वो डिसमेंटल नहीं करने वाले हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द एसएलआर। सो राइट डाउन द 2 to 3 points about SLR. It is that ratio of NDTL of the banks in India. It is that ratio of NDTL of the banks in India which a bank has to maintain itself, which a bank has to maintain itself
at any given point of time, at any given point of time, in the form of liquid asset, in the form of liquid asset, comma gold, comma गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सॉरी, यहाँ पर फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पर ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी अलग हो जाता है, यहाँ पर ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, क्योंकि ये जो एसएलआर है वो टोटली इन्वेंटेड बाई इंडिया। तो यहाँ पर सिक्योरिटी बॉन्ड को हम यहाँ पर गलती से फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एफजीएस लिख दिए थे। वो फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, वो ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीएस है। इसको थोड़ा करेक्शन कर दीजिएगा, एफजीएस नहीं है, वो जीएस है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नॉट फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गलती से हम लिख दिए थे वहाँ पर। देन नेक्स्ट पॉइंट, एट present SLR is 18%, at present SLR is 18%. Then the last point, the purpose of maintaining this ratio, on one hand it enable the government to borrow from the banking system, and other to have enough cash so as to run the bank, okay. So that's it for your bank rate, CRR and SLR। और एक बार मैं बोल देता हूँ, एसएलआर के अंदर ये फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी था। मैं गलती से यहाँ पर फॉरेन गवर्नमेंट एफजीएस लिख दिया था। दिस इज नॉट एफजीएस, दिस इज ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्योंकि मैं यहाँ पर फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिखा था, तो हमेशा मैं यहाँ पर जब भी आपको समझा रहा था एफजीएस के बारे में बोल रहा था, तो वो एफजीएस नहीं है, वो है ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नॉट फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आप इसको थोड़ा करेक्शन कर दीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर आवर टुडेज क्लास ऑफ बैंक रेट, सीआरआर एंड एसएलआर। होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। If you like this video, then like it and subscribe the channel and share it with your friends, and press the bell icon so that whenever I am going to upload the video, you will get the sudden notification. So मिलते हैं in the next class, तब तक के लिए thank you।